Hello students, good morning all of you. How are you? Students, we have completed some topics over first chapter and today we are going to start a last topic of from this chapter. Okay. तो आज हम अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. इसका एक लास्ट टॉपिक है वो आज हम पढ़ लेते हैं. ओके, देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम नेक्स्ट क्लास. ओके स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट इस चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है तो लास्ट वीडियो जो थी आपकी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि लिटरेरी सोर्सेज पढ़े थे, कैलीग्राफी के बारे में, ट्रांसलेशंस के बारे में पढ़ा था. ठीक है, हिस्टोरियंस है और उनके जो सोर्सेज थे वो क्या क्या हैं इसके बारे में हमने रीड आउट किया था. तो आज जो है हम उसके आगे का जो टॉपिक है वो रीड आउट कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक रिलीजियस लिटरेचर. ठीक है, religious literature, the medieval period was the period of bhakti and Sufi sant. मिडविल जो पीरियड था वो किसका था? भक्ति और सूफी संत के बारे में बताया गया है. मिडविल पीरियड जो मध्य पीरियड माना जाता है जिसे मिडविल पीरियड माना जाता है. उसमें देखो हमने 3 पीरियड्स की बात की थी. तो 3 पीरियड्स की बात की थी. एक तो सबसे एंशियंट है, एक मिडविल है, एक मॉडर्न पीरियड है. तो एंशियंट पीरियड में तो हम किसके बारे में पढ़ते हैं? वो जो 6th क्लास थी आपकी लास्ट, जो 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा एंशियंट पीरियड के बारे में डिटेल हम उस पर पढ़ चुके हैं. तो इसमें हम मिडविल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे. तो मिडविल पीरियड में हम के बारे में कुछ टॉपिक्स तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो इस टॉपिक में हम कि वहाँ पे जो उस समय क्या था, रिलीजियस धर्म से संबंधित क्या क्या थे. तो धर्म के संबंधित भक्ति और सूफी संत के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताया गया है. उस समय इनके विचार, उस समय जो इनके व्यूज़ थे वो ज़्यादा फेमस थे. किसके? सूफी संत जो थे. और भक्ति भावना के मतलब लोगों का विश्वास, मतलब अलग अलग देवी देवताओं को मानना, इस तरह से ये सब ज़्यादा था. दे रोड मैनी पीसेस ऑफ पोइट्री, मतलब उन्होंने बहुत अलग अलग तरह की पोइट्रीज लिखी. विच रिफ्लेक्टेड द टाइम्स व्हेन दे लिव, मतलब वो उस समय को बताती है जब वो रहते थे. महाभारत और रामायण ये तो सबसे फेमस है, सबको पता होगा. वर रिटन इन इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस. ठीक है, सबसे बड़े एपिक है महाभारत और रामायण. रीजनल लैंग्वेज, अब धार्मिक भाषाओं के बारे में बात करें तो क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में रीजनल लैंग्वेज डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली. सेकुलर एंड रिलीजियस लिटरेचर कैन बी फाउंड इन मैनी लैंग्वेजेस. बहुत सारी लैंग्वेजेस जैसे हिंदी है, बंगाली, गुजराती, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, असमी, कश्मीरी, पंजाबी एक्सेट्रा. दीज वर्क्स प्रोवाइड a detailed description about the life and the feelings of common people at that टाइम. ठीक है, अचीवल रिकॉर्ड्स के बारे में देखा जाए तो अपार्ट फ्रॉम द above mentioned literary sources, various types of government doc records or archival evidence associated with various dynasties of medieval period India are also present. मतलब हिस्ट्री के सोर्सेस के रूप में अचीवल रिकॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं कि मिडविल पीरियड के समय में जो कौन थे, मतलब जो डायनेस्टीज थी, जो राजधानियाँ थी, उनके जो रूलर्स थे, उनके भी उनके जो वहाँ उनके लिए उनके जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स थे अलग अलग तरह के, वो भी हम लोगों को मिले हैं, वो भी अवेलेबल है एज एविडेंस ऑफ हिस्ट्री. दीज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स मेनली इंक्लूड रॉयल ट्रीटीज़. इनमें ज़्यादातर क्या लिखा गया? रॉयल ट्रीटीज़, मतलब जो संधियाँ हुई थी, मतलब 2 राजाओं के बीच में, राज्यों के बीच में जो ट्रीटीज़ हुई थी, संधि हुई थी, एग्रीमेंट्स हुए थे, ऑर्डर्स बिटवीन वेरियस किंगडम्स है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, करों के बारे में है, कोर्ट रिकॉर्ड्स है, राजा के जो आज्ञाएँ थी, ठीक है, राज आज्ञा जो थी उनके बारे में ये सब हमें पता चलता है. दीज एविडेंस प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी टाइम. तो इससे हमें क्या पता चलता है? एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, नियमों के बारे में उस समय क्या क्या थे जो राजा के शासन में. दे आर ऑल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल इन रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री. तो ये हिस्ट्री के रिकन्स्ट्रक्शन में, दोबारा निर्माण में एक तरह से क्या होते हैं? यूज़फुल होते हैं. ऑरल ट्रेडिशन, अब ऑरल चीज़ों में और कौन कौन सी हमें ऑरल ट्रेडिशन में देखें तो कौन से सोर्सेस हैं? प्रोवर्ब्स, लेजेंड्स, माइथोलॉजी एंड राइम्स. ज़्यादातर जो धार्मिक कविताएं हैं
rhymes है are included in a oral tradition. These also prove to be a significant source of information for the historians. However, such sources are not considered reliable and authentic because, लेकिन इन्हें authentic नहीं कह सकते हम कविताएं, क्योंकि कविताओं में थोड़ी सी क्या कहते हैं कि कल्पना भी होती है इसमें, बिल्कुल रियल भी नहीं होते, कविताओं में कल्पना भी की जाती है. Because these oral stories and fables are subject to change while being narrated by different people at different time. लेकिन फिर भी ये उस समय के बारे में बताती है कि अलग अलग लोगों उस अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के बारे में उनको कनेक्ट करती है. वी हैव मैनी स्टोरीज अबाउट राधा कृष्ण, मीराबाई, कबीर जी, जैसे कबीर जी के दोहे हो गए, मीराबाई जी के हो गए, ठीक है, इन सब के बारे में. एंड मैनी मोर विच रिफ्लेक्टेड. तो ये सब झूठे तो है नहीं, जैसे हम ये दोहे वगैरह जो पढ़ते हैं, तो ये हालांकि थोड़ा इसमें कुछ एडवांस में भी लिखा हुआ है, कुछ थोड़ी बहुत काल्पनिक चीज़ें भी होती है, बट ये क्या होती है, रियलिटी से कनेक्ट होती है. विच रिफ्लेक्ट द लाइन ऑफ थॉट ऑफ द दैट पीरियड. मतलब उस समय क्या सोच थे, क्या विचार थे, उसके बारे में बताते हैं. आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज जो है, आर्चियोलॉजी रेफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मटेरियल रिमेन्स ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटीज़. तो आर्चियोलॉजी जो होती है, जिसे पुरातत्व कहते हैं, तो एक साइंटिफिक स्टडी है, वैज्ञानिक तौर पे स्टडी करना है किसके बारे में, जो मटेरियल हमें किसका मिला है, पास्ट ह्यूमन लाइफ के बारे में, उसकी क्या एक्टिविटीज़ थी. दीज इंक्लूड्स ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द वेरी अर्लीस्ट स्टोन टूल्स. मतलब इसमें हमें कहाँ से स्टडी, स्टोन टूल्स से, अर्ली मैन के जो स्टोन पत्थर के जो औजार मिले वहाँ से, टू मेन मेड ऑब्जेक्ट दैट ब्यूरिड और थ्रो अवे इन द प्रेजेंट डे. जो ब्यूरिड मतलब दबे हुए थे, वो खोज में जो निकाले गए हैं. और एवरीथिंग मेड बाय ह्यूमन, और हर चीज़ जो ह्यूमन द्वारा बनाई गई है, फ्रॉम सिंपल टूल्स टू कॉम्प्लेक्स मशीन. मतलब आसान जो टूल्स थे सिंपल, उससे लेके कॉम्प्लेक्स जो बड़ी बड़ी जो मशीन्स हैं, फ्रॉम द अर्लीस्ट हाउसेस, पुराने घरों से, एंड टेम्पल्स, मंदिर, एंड टॉम्स, जो गुम्बद मस्जिदें वगैरह, टू पैलेसेस, राजमहल, कैथेड्रल, and pyramids. These also include coins, weapons, vessels, terracotta toys, beads, ornaments. इन सब चीज़ के बारे में स्टडी की जाती है. आर्चियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस आर अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ नॉलेज एंड प्री हिस्टोरिकल, एंशियंट एंड एक्सटिंक्ट कल्चर. तो एक मतलब मेन बेसिक सोर्स है आर्चियोलॉजी जो है इन्वेस्टिगेशन करने का, किसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना, प्री हिस्ट्री के बारे में, एंशियंट टाइम के बारे में, कल्चर के बारे में. ओके. मॉन्यूमेंट्स, ओल्ड टेम्पल्स, पुराने मंदिर जो है, पैलेस है, फोर्ट है, क्लॉक टावर है, जो क्लॉक टावर नहीं होते, जो घंटाघर टाइप जिसे कहते हैं, मॉस्क्यूज हो गए, टॉम्ब स्टोन्स हो गए, लार्ज फ्लैट इंस्क्राइब्ड स्टोन स्टैंडिंग और लेड ओवर ग्रेव्स. मतलब टॉम्ब स्टोन गुम्बद टाइम के, मस्जिद हो गई, मंदिर बहुत पुराने पुराने, राजमहल, फोर्ट, किले जो हैं, ये आर इंक्लूडेड. इसमें किसमें शामिल है, ये मॉन्यूमेंट्स में हम इनको शामिल करते हैं. मॉन्यूमेंट्स टेल्स अस अबाउट द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ दोज हु बिल्ड द दी स्ट्रक्चर. मतलब उस समय की जो शिल्प कला है, आर्किटेक्चर है, उसके बारे में बताते हैं मॉन्यूमेंट की, कौन से राजा के समय किस तरह की कला फेमस थी. ठीक है. ताजमहल है, जैसे मॉन्यूमेंट्स तो आपने देखी है, काफ़ी ज़्यादातर देखे होंगे. जैसे ताजमहल है, जो रेड फोर्ट है, मतलब कैसे ये देखते ही बनने वाली चीज़ें हैं, ये मतलब कितनी खूबसूरत है, कितनी कलाकृत, मतलब आर्किटेक्ट है कितनी. कुतुब मीनार है, आगरा फोर्ट है, हुमायूं टॉम्ब है, फतेहपुर सीकरी है, महाबलेश्वर टेम्पल जो है, कोणार्क सन टेम्पल जो है, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, सांची स्तूप है, चार मीनार, सम ऑफ मोस्ट प्रोमिनेंट हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स. दीज बिल्डिंग टेल्स अबाउट, ये जो बिल्डिंग्स हमें किसके बारे में बताती हैं, द आर्ट, आर्किटेक्चर, सोशल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीरियड. उस समय के बारे की, उस समय की सोशल इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताती हैं. इन विच दे कंस्ट्रक्टेड, मटीरियल यूज इन देयर कंस्ट्रक्शन, द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. इसके अलावा क्या मटेरियल यूज़ हुआ है इसमें कंस्ट्रक्शन बनाने में, उसको ट्रांसपोर्टेशन कैसे लाया जाता था. फॉर कैरिंग ऑल टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल क्या क्या है, स्टोन्स है, जैसे नहीं हम पढ़ते हैं ताजमहल है जो वाइट, वो मार्बल से, संगमरमर से बना हुआ वाइट मार्बल है. रेड फोर्ट, लाल किला जो है लाल पत्थर से बना गया है, रेड सैंड स्टोन जो है. इस तरह से स्टोन्स ऑल टेल अस अबाउट द ओरिजिनेशन एबिलिटी ऑफ द कॉन्टेम्प्रेरी पीपल, की उस समय क्या क्या अवेलेबल था मटेरियल, क्या रॉ मटेरियल था उस समय के बारे में, इन सब की से इंफॉर्मेशन मिलती है. स्कल्पचर एंड द पेंटिंग्स,
Beautiful sculpture paintings adorn most of these monuments. Bronze, wood and stones were mostly used for making sculptures. स्कल्पचर बनाने के लिए ज़्यादातर ब्रॉन्ज का, कांसी का और वुड लकड़ी स्टोन्स इनका यूज़ होता है. दिलवारा जैन टेम्पल जो है, जो कहाँ है, माउंट आबू में है. बृहदेश्वरम टेम्पल जो है धंजवार में है. कंटेन ए गुड वेराइटी ऑफ स्कल्पचर. जो मतलब स्कल्पचर क्या होता है, जो स्टैचूज जो वो पुतले टाइप में नहीं होते कि मूर्तियाँ जो, विच इंक्लूड फिगर ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस, मतलब देवी देवताओं के अलग अलग, जैसे केव्स गुफाओं में देखने को मिलती है. केव उनमें मंदिरों बनी होती है जो मूर्तियाँ टाइप में नहीं होती, देवी देवताओं की से नृत्य करते हुए है इस तरह से. किंग्स एंड और राजा की रानियों की, किंग्स एंड क्वींस. पैलेस सीन्स, mythological tales and the forest life are some of those themes which were depicted by the medieval paintings. These paintings and sculpture throw light on the everyday customs and habits. मतलब इससे क्या पता चलता है, उनकी जो रोज़ाना की ज़िंदगी है इस तरह की थी, उनकी पहनने खाने की पहनने की जो हैबिट्स थी, ड्रेसिंग स्टाइल उनका, ऑर्नामेंट्स उनके जो गहने जो पहनते थे, हेयर स्टाइल जो लोगों का था वो किस तरह का था, इन पेंटिंग से ये सब हमें पता चलता है. Various miniature styles of paintings were introduced during this period. The colors used in the paintings were extracted from certain minerals, plant sources, conch shells, and were even derived by processing precious stones. उस टाइम में क्या क्या मतलब प्रीशियस जो कीमती पत्थर थे उन सब के बारे में जानकारी हमें मिलती है. कौन कौन से मिनरल्स अवेलेबल थे. गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड. द प्रिपरेशन ऑफ डिजायर्ड कलर्स वाज ए लेंथी प्रोसेस. मतलब उसमें जो कलर्स किए जाते थे बड़ा एक लेंथी प्रोसेस होता है. समटाइम टेक्स 2 वीक्स, 2 हफ्ते लग जाते थे बनाने में. ब्रशेस यूज्ड वर वेरी फाइन. जो ब्रश यूज़ होती थी वो भी बहुत ज़्यादा फाइन होती थी. द चोला पीरियड इज़ रिमार्केबल फॉर स्कल्पचर एंड ब्रॉन्ज. चोला जो पीरियड था, चोल साम्राज्य जो था वो क्या था, बहुत ज़्यादा रिमार्केबल मतलब फेमस था इसके लिए, स्कल्पचर और ब्रॉन्जेस के लिए. अमंग दिस एग्जिस्टिंग स्पेसिमेंस ऑफ वेरियस म्यूजियम्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इन टेम्पल्स इन साउथ इंडिया. जैसे दक्षिण भारत के जो मंदिर है आपने कभी किसी ने देखे होंगे तो उनमें इतनी मतलब आर्किटेक्चर देखा जाए, उनका स्कल्पचर पेंटिंग्स देखी जाए तो बहुत ही शानदार है. बहुत मतलब इतनी बहुत ही बढ़िया है. मतलब कितनी कलाकारी दिखाई गई है उन मंदिरों में, जगह जगह वो उन पे मूर्तियाँ बनाने कलाकृति बनाई हुई है. मे बी सीन मैनी फाइन फिगर्स ऑफ शिवा इन वेरियस फॉर्म अनकम्प्लीट बाय द कंसर्ट पार्वती ऑफ अदर गॉड्स, डेमी गॉड्स एंड द गॉडेस ऑफ सेविट पैंथन. मतलब देवी देवताओं को एक सिंबल बना के, जैसे शिव जो है, शिव जी जो है उनको अलग अलग रूप में दिखाया गया है, पार्वती जी जो है, और विष्णु जो है, विष्णु एंड हिज कंसर्ट लक्ष्मी, विष्णु लक्ष्मी जी, द नायनार्स और अदर शिवा सन्स एंड मैनी मोर. इंस्क्रिप्शन. इसके अलावा इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में. इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं जब स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस कॉल्ड एपिग्राफी. इसे हम क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं. किसकी स्टडी करना, इंस्क्रिप्शन की स्टडी करना. इंस्क्रिप्शंस आर कॉमनली इंसाइड ऑन स्टोन, मार्बल्स, मेटल्स, टेराकोटा और वुड. ठीक है. दे रिकॉर्डेड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, रॉयल ऑर्डर्स एंड गिफ्ट्स प्रोवाइडेड टू विलेजेस एंड टेम्पल्स. चोला inscriptions on the wall of famous monuments such as ताज महल, रेड फोर्ट, ये आपने मोस्टली देखे होंगे ज़्यादातर लोग बच्चों ने. इंस्क्रिप्शंस फाउंड ऑन द पैलेस वॉल्स ऑफ द राजपूत आर द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स. के अलावा राजपूतों के जो बने हुए हैं इंस्क्रिप्शन, मतलब इंस्क्रिप्शन क्या होते थे, राजा महाराजा अपने बारे में लिखवाते थे उन पर. ठीक है. और क्या करते थे, जब भी कोई आपस में कोई राजा किसी दूसरे राजा पर जीत हासिल करता था, किसी वॉर में जीतता था, बैटल में, तो उसके बारे में लिखवा देते थे उस पर. इंस्क्रिप्शंस टेल अस अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल, अचीवमेंट ऑफ ग्रेट किंग, लोगों की लाइफ के बारे में, राजा के अचीवमेंट्स के बारे में. एंड सम ऑफ देम इवन प्रोवाइड ए जीनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ किंग्स फ्रॉम ए डायनेस्टी. इंस्क्रिप्शंस ऑन टेम्पल वॉल हेल्प अस लर्न अ लॉट अबाउट साउथ इंडिया. नाउ कॉइन्स के बारे में तो आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि इसकी जो स्टडी है उसे न्यूमिस्मैटिक कहते हैं. क्या कहते हैं इसे हम, न्यूमिस्मैटिक. स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक. एंशिएंट कॉइन्स आर
of great historical value. The science associated with the collection and the study of coins is called numismatic. Coins generally depicted the title or name of the ruler who issued it along with the date of issue. मतलब इसमें रूलर के बारे में भी और उसके इशू होने की जो डेट होती थी उस सिक्के की, मुद्रा की, उसके बारे में. Some coins also contain royal dynastic emblems of the ruler. Sometimes the coins have been discovered at distant places, their place of origin, which indicates that either those places were parts of that kingdom or the kingdom had a trade relation with those places. मतलब जहाँ से ये coins मिलते हैं तो वहाँ से हम क्या पता लगाते हैं कि यहाँ इस राजा का, यहाँ तक इस राजा की किंगडम थी, राजधानी थी, या फिर क्या था कि इस राजा के इस जगह के साथ में ट्रेड रिलेशन थे, मतलब व्यापार था, व्यापार संबंध थे. मेटल यूज टू मेक दिस कॉइन्स टेल्स अबाउट द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द किंगडम. इससे मेटल जो यूज़ होती थी, जैसे सोने के या चांदी के होते तो पता चलता था कि राजा बहुत ज़्यादा रॉयल था, ठीक है. और जैसे मान लो तांबे की और ये सब मिलते थे तो ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक था राजा, मतलब इस तरह से माना जाता था. इसका इकोनॉमिक स्टेटस जानते थे हम इससे. Coins were issued by the Delhi Sultanate, the Mughal Empire, the Chola rulers of South India, various other regional rulers. ज़्यादातर कॉइन्स किसके द्वारा इशू किए थे? दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली के सुल्तान थे, मुग़ल जो एम्पायर राजा थे, शासक जो थे, चोला जो रूलर्स थे साउथ इंडिया में, इनके द्वारा किए गए थे. इवन मर्चेंट्स, लोकल राजास एंड फॉरनर्स इशूड कॉइन एट टाइम. इसके अलावा मर्चेंट जो व्यापारी होते थे, लोकल जो राजा होते थे, और फॉरनर्स बाहर से आने वाली यात्री थी, इनके द्वारा भी इशू किए जाते थे. यूज़ ऑफ वेरियस सोर्सेज. जुडिस एंड केयरफुल यूज ऑफ सोर्सेज हैज़ टू बी डन बाय हिस्टोरियंस इन ऑर्डर टू डिपिक्ट द करेक्ट पिक्चर ऑफ द पीरियड स्टडीड बाय देम. मतलब जो सोर्सेज हमें हिस्ट्री के मिलते हैं वो हिस्टोरियंस के द्वारा यूज़ किए जाते हैं एक करेक्ट ऑर्डर में, करेक्ट पिक्चर दिखाने के लिए किसके? हिस्ट्री की, ठीक है. सोर्सेज सच एज कॉइन्स, चिवल रिकॉर्ड्स एज कंसीडर टू बी मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेज. मतलब हमें जो कॉइन्स मिलते हैं और जो अर्चीवल उनके जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं वो ज़्यादा सही मानते हैं हम बाकी चीज़ों से, ठीक है. सोर्सेज सच एज ओरल ट्रेडिशन एंड लिटरेचर, क्योंकि जो बाकी ओरल ट्रेडिशन जो मिले हैं, मान लो जो कविताओं के माध्यम से पता चलता है, या फिर इंस्क्रिप्शन जो राजा ने लिखवाई हैं उनसे देखते हैं तो वो थोड़ा सा हमें ओवर लगती है, क्योंकि उसमें राजा महाराजा ने अपनी ज़्यादा प्रशंसा लिख रखी है, लिखवा रखी है. बाकी जो गवर्नमेंट जो उस समय के जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं और कॉइन्स जो मिलते हैं उनसे हमें सही जो इन्फॉर्मेशन इससे कलेक्ट होती है. समटाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय वन सोर्स में बी एब्सोल्यूट अपोजिट टू द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अदर सोर्स. मतलब कई बार क्या होता है कि हमें एक सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बहुत एकदम से अपोजिट होती है, विपरीत होती है किससे? जो हम दूसरे से मिलती है. इन सम केसेस इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन लिटरेचर और इंस्क्रिप्शंस मे नॉट बी क्लियर. मतलब बिल्कुल जो इससे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कई बार लिटरेचर से या इंस्क्रिप्शन से क्लियर नहीं होती है, बट and may give rise to multiple interpretations. This means that different historians may interpret a single text in different ways. मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि अलग अलग historians के द्वारा कुछ अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, अलग अलग व्यू से देखते हैं. Good historians are meticulous in understanding, interpreting and reconstructing the things of the past to drive the correct कंक्लूजन्स. मतलब जो अच्छे हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार माने जाते हैं, वो क्या करते हैं, जो चीज़ें मिलती हैं उनको अच्छे से समझते हैं, ठीक है, और उसके बाद में उनको इंटरप्रेट करते हैं, मतलब एक से दूसरी चीज़ से कनेक्ट करते हैं कि हाँ वाकई में ऐसा हुआ होगा, रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं उनको, ठीक है, ताकि हमें करेक्ट पास्ट की जो इन्फॉर्मेशन मिल सके और जो कंक्लूजन निकल रहा है वो करेक्ट हो सके, ठीक है. तो ये बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर है आज कंप्लीट हो गया है. ओके, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास, अब कुछ तो मैं सेंड कर दूंगी, बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.